तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लकड़ी से, प्लास्टिक से, रबर से, ग्लास से बिजली क्यों नहीं गुजरती है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट लीस्ट करंट, मतलब इन चारों सर्किट में किसमें लीस्ट करंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के पिछले 2 वीडियोस को ज़रूर देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग लिंक को क्लिक करके जरूर देखें। अगर वो 2 वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में जो मैं पढ़ाऊँगा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। ओके, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होती है इसको पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता है, मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसको पढ़ेंगे। ओके, रेजिस्टिविटी जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन टर्म है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बच्चे एक समझते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कुछ अलग चीज़ है और रेजिस्टिविटी कुछ अलग चीज़ है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मैंने बता दिया कि हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, यानी कुछ मैथ्स होंगे, कुछ सम्स होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट पैदा करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, अगर वोल्टेज ना हो तो करंट भी नहीं होगा। अगर वोल्टेज ना हो तो करंट भी नहीं होगा, यानी वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये कॉज है और करंट ये इफेक्ट है। कॉज इफेक्ट समझ देना, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है और करंट इफेक्ट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए मम्मी, करंट बच्चा, मम्मी है, मम्मी आएगी तब बच्चा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगी तब करंट होगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट पैदा होने वाला नहीं है। क्लियर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट पैदा होने वाला नहीं है। और ये ओम्स लॉ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को लेकर ही है, यही 2 चीज़ को लेकर है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को लेकर है। मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगी करंट भी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगी तो करंट भी कम होगा। यही तो ओम्स लॉ है, यही तो ओम्स लॉ है। आइए समझते हैं और जानते हैं, इसको बयान करते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, देखिए एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको ये लिखना है एग्जाम में आने से। ओम्स लॉ मैं लिख रहा हूँ, ओम्स यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor at constant temperature। यही है ओम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या कि किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी V वेरीज I, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V वेरीज I। ये तो डायरेक्ट रिश्ता है ना। अगर डायरेक्ट रिश्ता हो x और y के बीच में तो इसका मतलब x वेरीज y, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट हो तो x वेरीज 1/y, ठीक है। तो डायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V वेरीज I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। तो किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V वेरीज I। यही ओम्स लॉ है, ठीक है। लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कब होगा? जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड अदर फिजिकल स्टेट रिमेन्स सेम, और दूसरे फिजिकल स्टेट भी जो है तभी हालत सेम रहना पड़ेगा, ओके, ये एक सा रहना पड़ेगा। तो V वेरीज क्या होगा? I होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। तो ओम्स लॉ से हमको V वेरीज I मिला। क्या मिला? V वेरीज I। तो और V वेरीज को हटाएंगे तो इक्वल टू लेना होगा, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट लेना होगा। तो कांस्टेंट मान लिए कि क्या लिए? K ले लिए, ठीक है। K इंटू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ये K क्या है? K इज आ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, और करेंगे। हमको पता है कि आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर सर R लेना चाहिए। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और देखिए, और V बाई, अगर K को नीचे लेकर आएंगे तो V बाई K हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा? I मिलेगा। तो ये I V के साथ कैसा रिलेशन में है? डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि V वेरीज I, यानी करंट जो है, I जो है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिश्ता में है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो तो करंट भी ज़्यादा होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो तो करंट भी कम होगा। लेकिन ये I K के साथ कौन सा रिलेशन में है? K के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि 1/K वेरीज I, यानी करंट जो है K के साथ, इस कांस्टेंट के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन में है। यानी अगर K की वैल्यू ज़्यादा हो तो करंट कम होगा। इनवर्स में है ना, तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा हो तो करंट कम होगा। तो इसका मतलब ये ज़्यादा होने पर करंट कम होगा। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो अगर ये K की वैल्यू ज़्यादा हो तो करंट कम हो जाएगा, यानी करंट को कम फ्लो होने देगा, यानी करंट को रोकेगा ये K। ये ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, यानी ये करंट को रोकता है, ये करंट को रोकेगा, करंट को जाने नहीं देगा। तो करंट को जो रोकता है उसको तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको तो हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको K नहीं लेना होगा, यहाँ पर हमको R लेना होगा, क्योंकि R से अच्छा कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ऐसी चीज़ जो करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो करंट कम होगा, यानी इस K के जगह हमको क्या लेना होगा? रेजिस्टेंस, यानी R लेना होगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? R लेंगे। तो यहाँ पर R इज आ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग V इज इक्वल टू आर आई लिखे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। सुनने में अच्छा लग रहा है, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V क्या है? V क्या है? V है प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी V है वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज तो कहते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट्स। यहाँ पर I क्या है? I है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसके यूनिट क्या है? इसके यूनिट है एम्पियर, A से लिखा जाता है, ठीक है ना। एम्पियर को A से और वोल्ट्स को V से, ठीक है। और ये R क्या है? ये R रेजिस्टेंस है। ये R, क्योंकि K हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि K जो है ये करंट को नहीं रोकता है। रोकने वाला कौन है? वो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। K की वैल्यू, मतलब K की वैल्यू ज़्यादा होने पर करंट कम होता है। तो कौन वैल्यू ज़्यादा होने पर, यानी कौन ज़्यादा होने पर करंट कम होता है? तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर करंट कम होता है।
यानी के जगह हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आर क्या है, ये है रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या, ये है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, और इसके यूनिट है ओम। इसके यूनिट क्या है, ओम। ओम को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज है, जिसकी यूनिट है वोल्ट्स, और उसको V से लिखा जाता है। I है इलेक्ट्रिक करंट, I है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट जो वो एम्पियर है। R क्या है, R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम। ओम को इस सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट है वोल्ट्स। करंट ये है I मतलब करंट, करंट के यूनिट है एम्पियर, और ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम। क्लियर है क्या, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओम। यानी यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से V वेयर इज I से हमको मिला V इज इक्वल टू आई आर। क्या मिला, V इज इक्वल टू आई आर। कहाँ से मिला, ओम्स लॉ से मिला। V इज इक्वल टू आई आर, इसको याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों कि I जो है दो चीज़ पर डिपेंड करती है। I जो है दो चीज़ पर डिपेंड करता है। ये करंट जो है, ये करंट दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो वोल्टेज पर और एक रेजिस्टेंस पर। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो और देखिए अगर हम लोग I को रख ले तो V बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, I होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि V और I के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्टली V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर, है ना। यानी वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम हो तो करंट भी कम होगा। ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो तो करंट भी ज़्यादा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो तो करंट भी कम। ओके, लेकिन ये करंट जो है और एक चीज़ पर डिपेंड करता है, सिर्फ वोल्टेज पर नहीं, और एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है रेजिस्टेंस। यानी इस R पर देखिए, ये I ऊपर क्या है, वोल्टेज, यानी V वेयर इज I, और नीचे क्या है, R, यानी I वेयर इज 1/R, यानी R नीचे है, इसके साथ इनवर्स रिलेशन में, इनडायरेक्ट रिलेशन में। यानी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होगा। तो करंट किन चीज़ों पर, कितने चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, दो चीज़ों पर। यानी कि करंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा, और अगर वोल्टेज कम हो तो करंट कम। ठीक है, करंट दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो वोल्टेज पर और एक रेजिस्टेंस पर। वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम। क्लियर है क्या। तो आप लोगों को याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये कहाँ से मिला, ओम्स लॉ से मिला, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ये R यहाँ पर क्या है, ये R यहाँ पर है रेजिस्टेंस, और R हम लोग कैसे लाए, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि R है, ठीक है। इस तरह से हम लोग R लेके आए, ठीक है। और ये R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने पर करंट ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है क्या। ओके, अब आइए हम लोग और भी समझते हैं रेजिस्टेंस को। इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है तो उस चार्ज को जो रोकता है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है। रेजिस्टेंस चार्ज को फ्लो होने नहीं देती है, ठीक है। यानी किसी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, रुकावट डालता है उसमें, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने देता है, रोकता है उसको, इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। और ये रुकावट कैसे डालता है, बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। देखिए मान लें कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटम होता है, और इसमें कौन फ्लो होता है, इसमें कौन फ्लो होता है, इसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ये बताइए तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के आँख हैं, नहीं है ना, तो ये क्या देख पाएंगे कहाँ कहाँ एटम है, नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम से टकराते हैं, यानी एटम इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, एटम इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन ही टकरा जाते हैं, तो ये एटम इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देता है, रुकावट डालते हैं।
इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज द ओवरऑल ऑपोजिशन टू द करंट ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है उसके ओवरऑल ऑपोजिशन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, हर एक कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी होता है करंट को रोकने की। ओके, खासियत होती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ओवरऑल ऑपोजिशन टू द करंट ऑफ द कंडक्टर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। यानी अगर किसी कंडक्टर से बिजली गुजरती है, करंट गुजरता है, चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज को जो चार्ज को आगे जाने नहीं देता है, यानी चार्ज को रोकता है, चार्ज के फ्लो को, चार्ज के बहाव में रुकावट डालता है, उसी को हम कहेंगे क्या? रेजिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है, यानी किसी कंडक्टर से बिजली फ्लो होता है, तो बिजली के फ्लो में जो रुकावट डालता है उसी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस किस में होंगे? कंडक्टर में होंगे। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो में जो रुकावट डालता है उसे ही हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है। ओके, और रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है ओम। क्या है? ओम। आपको पता होना चाहिए। और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इस सिंबल को कहता है ओमेगा। क्या कहता है? ओमेगा। ओके, अब हम लोग को समझना है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। आइए समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो रेजिस्टेंस टोटल 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितने? 4। कितने? 4 चीज़ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ओके, मैंने आप लोगों को बताया कि करंट 2 चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होगा। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ये 4 चीज़ पर डिपेंड करते हैं। 4 चीज़ पर। एक तो लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा हो, अगर वायर के लेंथ ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्या बोले? अगर लंबी वायर हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, देखिए मान लीजिए कि ये एक वायर है और ये भी एक वायर है। ठीक है ना? ये जितनी मोटी वायर है ये भी उतनी मोटी वायर है मान ली, लेकिन ये लंबी वायर है। तो अगर मान लें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस वायर के इस एंड से इस एंड में जाना है तो चले जाएंगे बहुत जल्दी। रुकावट कम होंगे क्योंकि इसमें एटम कम होंगे, है ना? मतलब कभी इलेक्ट्रॉन से ही टकराते हैं। ठीक है ना? द कोलिजन ऑफ एटम इज कॉल्ड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम नहीं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो कभी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं। तो यहाँ पर एटम जो होंगे ये कम होंगे इस वायर में एटम, और इस वायर में एटम क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, यानी इसके लिए रास्ता कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, यानी रुकावट ज़्यादा नहीं डालेंगे। ओके, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन में रुकावट ज़्यादा आएंगे क्योंकि लंबा रास्ता है ना। तो लंबा रास्ता होंगे तो बहुत सारी गाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। रास्ता अगर छोटा हो, मतलब रास्ता कम हो, यानी वायर की लंबाई कम हो, तो कम गाड़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ी को ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी ये कंडक्टर। ठीक है, रुकावट ज़्यादा पैदा करेगा ये कंडक्टर। तो इसका मतलब अगर लेंथ ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना? कहाँ कहाँ एटम है, कहाँ एटम है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसको तो पता नहीं है। यहाँ टकराएगा ऐसे 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 ऐसे, कहाँ टकराएगा, इस बहुत देर के बाद जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर वायर लंबा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर वायर कम लंबा हो तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी R वेरीज L। ओके, R वेरीज L। तो लंबी वायर हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वायर छोटी हो तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, दूसरी बात क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस
सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है मोटाई, यानी वायर के मोटाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, यानी अगर एक पतला वायर हो और एक मोटा वायर हो, समझिएगा, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन को इस वायर में सेम डिस्टेंस के है, सेम लेंथ के है वायर, ठीक है ना, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड में जाना है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, सेम डिस्टेंस है, सेम लेंथ वायर है, किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब किसका ज़्यादा रुकावट होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए पतला रास्ता है, ये गाड़ी है, ठीक है, तो इस पतला रास्ता से गाड़ी को जाना है, ये इलेक्ट्रॉन गाड़ी है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा रुकावट होगा, इसका ज़्यादा रुकावट होगा। क्यों? क्योंकि रास्ता पतला है, तो इधर से भी कोई गाड़ी हो, यानी कि जहाँ तक एटम होंगे रुकावट ज़्यादा होंगे, ट्रैक सब होंगे, ठीक है। लेकिन ये रास्ता चौड़ा है, तो एटम अगर मान लीजिए जहाँ तक हो तो रास्ता तो चौड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर से ही, यानी कि ये गाड़ी इलेक्ट्रॉन को गाड़ी समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर से निकल जाएंगे, यानी यहाँ पर रुकावट कम होगा और यहाँ पर रुकावट ज़्यादा होगा। यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रुकावट कम मतलब रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर वायर मोटा हो, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो वायर की, तो रेजिस्टेंस कम, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर से चले जाएंगे, ठीक है ना। अब रास्ता अगर मान लिया कि इसको आप रास्ता समझे और इलेक्ट्रॉन को गाड़ी समझे, तो इधर उधर से इलेक्ट्रॉन यानी गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन इस गाड़ी को निकलने में प्रॉब्लम होगी, रुकावट ज़्यादा होगा। तो अगर वायर पतला हो, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम। ओके, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए क्या है, सर्कल है ना, सर्कल है ना। कोई भी वायर एक पतला सा सिलेंडर होता है, तो ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया सर्कल के एरिया को हम A से डिनोट कर सकते हैं, और एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये A जो है यहाँ पर, ये पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसमें रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खेतों के ऊपर से जो वायर जाती है, जो हाई टेंशन वाली वायर है, वो काफ़ी मोटी है। मोटी क्यों है? क्योंकि अगर वायर मोटी ज़्यादा होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का ज़्यादा होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने से करंट को रोकेगा कम, और करंट को रोकेगा कम, तो यानी इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा कम, इसका मतलब हीट जनरेट कम होंगे। हीट जनरेट कम होने से वायर पिघलेगा नहीं, यानी वायर पिघलेगी नहीं। ओके, तो मोटी मोटी तार इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि मोटी तार में रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस कम होने से टकराएगा कम, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से या इलेक्ट्रॉन से टकराएगा कम, यानी कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होने से हीट जनरेट नहीं होगी, यानी हीट जनरेट कम होगी। हीट जनरेट तो होगी, हीट जनरेट कम होगी। अगर हीट जनरेट ज़्यादा होगी तो वायर पिघल जाएगी, और वायर पिघल जाने से करंट का बहना, करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से हाई टेंशन वाली वायर की मोटाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होंगे। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब रुकावट कम, करंट के बहाव में रुकावट कम, और रुकावट कम होने से हीट जनरेट कम होंगे। इसी वजह से वो वायर गर्म नहीं होंगे और वो वायर पिघलेगी नहीं। ओके, और आप लोग देखे होंगे कि उस वायर से जो है एक डरावनी आवाज़ आती है। हाई टेंशन वाली वायर से एक अजीब आवाज़ आ रही है, डर लगते हैं, है ना। एक्चुअली वो क्या है, वो आवाज़ इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है खुद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है एटम से टकराते हैं। इसी वजह से हम लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। ओके,
यानी वो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवाज़ है। इलेक्ट्रॉन जो एटम से या इलेक्ट्रॉन खुद इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं उसकी आवाज़ है। ओके, और वही आवाज़ हम लोग को सुनने को मिलती है। ओके, और एक चीज़ समझ लीजिए, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी रुकावट उतना ज़्यादा, रुकावट उतने ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को रोकेगा उतना, यानी इलेक्ट्रॉन एटम से या इलेक्ट्रॉन से खुद टकराएंगे ज़्यादा। ओके, यानी टकराने का मतलब क्या, अगर हम हाथ को हाथ से मारेंगे, टकराएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यानी ताली बजाएंगे, तो हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट ज़्यादा करेगा, तो रुकावट करेगा तो इसका मतलब टकराएगा। टकराने का मतलब क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट जनरेट होगी। इसी वजह से लैपटॉप के जो एडेप्टर है, जब हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो एडेप्टर गर्म हो जाता है, या मोबाइल चार्जर के एडेप्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है, और करंट को रोकता है कौन, रेजिस्टेंस रोकती है। ओके, तो रोकने का मतलब क्या, कि एटम से इलेक्ट्रॉन टकराना, टकराने का मतलब हीट पैदा होना। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, ताली बजाएंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, तो क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। इसी वजह से एडेप्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर किसी से करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर से, तो वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है करंट को बहाव में रुकावट डालते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि रुकावट डालने का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराना, यानी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, या कभी इलेक्ट्रॉन ही टकरा जाते हैं। तो इसी वजह से करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। ओके, इसीलिए तो गर्मी के दिनों में खास करके लोड शेडिंग दिया जाता है। क्यों, हैंडल गिरा दिया जाता है, क्यों, मतलब लाइट ऑफ कर दी जाती है, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी घर तक आने नहीं देता। क्यों, क्योंकि वायर गर्म हो जाती है। अगर करंट फ्लो होगा तो वायर गर्म हो जाएगा, क्योंकि करंट को रोकने वाले हैं वायर के अंदर एटम, है ना, यानी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वजह से वायर क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने से वायर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। पिघल जाने से खतरा के डर है ना। इसी वजह से लोड शेडिंग दिया जाता है गर्मी के दिनों में। और हाई टेंशन वाली वायर मोटी क्यों है, क्योंकि मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होती है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। और आप लोगों को हाई टेंशन वाली वायर की वायर से अजीब डरावनी आवाज़ सुनने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इस वायर में, वो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, और वो काफ़ी उसमें करंट होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खूब टकराते हैं, ऐसे ऐसे समझिए। और इसी वजह से हम लोग को जो है हाई टेंशन वाली वायर से आवाज़ सुनने को मिलती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ समझिए, अब लेंथ पर तो, कंडक्टर के लेंथ पर तो रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, और किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। मटेरियल ऑफ द वायर के मटेरियल पर, कि वायर किस मटेरियल के हैं। अलग अलग मटेरियल के वायर में अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, मतलब वायर के मटेरियल पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, वायर के मटेरियल पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे मान लिया कि आयरन है, लोहा है, लोहा से करंट कम पास होंगे। कॉपर लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एल्यूमिनियम लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करते हैं, तो मटेरियल ऑफ द वायर को हम आइडेंटिटी दे सकते हैं रेजिस्टिविटी। क्या, रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है, रो से। इसको क्या पढ़ेंगे, रो, RHO, रो। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को R से। ठीक है, तो कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ये है रोकने का क्षमता। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रोकने का क्षमता। मतलब हर वायर के रोकने का क्षमता एक जैसा होंगे क्या, करंट को नहीं होंगे ना। सोचिए, मेरे अंदर जितनी एनर्जी है, क्या आजम सर के अंदर भी उतनी एनर्जी है, नहीं है ना।
क्या रुस्तम सर के अंदर भी उतनी एनर्जी है? नहीं है ना। तो सबके एनर्जी अलग अलग है, मतलब सबके रोकने का क्षमता अलग है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब कि अलग डिफरेंट कंडक्टर में रोकने का क्षमता जो है वो डिफरेंट है, इसी को रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और ऑफ द कंडक्टर के नेचुरल रेजिस्टेंस है। क्या मेरी आवाज़ जैसी है? क्या आजम सर की आवाज़ वैसी है? नहीं ना, उसकी आवाज़ अलग है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, लेकिन है उसके अंदर रेजिस्टेंस, रोकता है, लेकिन रोकने के पावर अलग अलग है, समझ रहे ना। तो रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और एक बात, रेजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, रेजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। मान लिए कि अगर मेरा पैर कट जाए तो मेरी आवाज़ क्या बदल जाएगी? नहीं ना। मैं अगर झुक के बोलूँ क्या मेरी आवाज़ बदल जाएगी? नहीं ना। मैं ऐसे करके बोलूँ तो क्या मेरी आवाज़ बदल जाएगी? नहीं ना। तो रेजिस्टिविटी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएंगे। अगर लोहा के जगह एल्यूमिनियम लाएंगे तो लोहा के जो रेजिस्टिविटी है और एल्यूमिनियम के जो रेजिस्टिविटी है वो एक नहीं होंगे। यानी लोहा जो करंट को रोक सकते हैं और एल्यूमिनियम करंट को कम रोकेंगे, लोहा करंट को ज़्यादा रोकेंगे। तो इसका मतलब लोहा की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम है। तो अगर रेजिस्टिविटी को हमको चेंज करना है तो मटेरियल को ही बदल देना है। ऐसा नहीं है कि एक एल्यूमिनियम का वायर है, इसको काट के छोटा कर देंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएंगे, नहीं, रेजिस्टिविटी वही रहेंगी। जैसे मैं अगर ऐसे करके बोलूँ तो क्या मेरी आवाज़ चेंज हो जाएगी? नहीं ना। मैं ऐसे करके बोलूँ तो आवाज़ क्या चेंज हो जाएगी? नहीं ना। मेरी आवाज़ तो मेरे ही तरह रहेगी ना, ओके। लेकिन दूसरे आदमी अगर आके बोले तो वो अलग आवाज़ हो जाएगी, आप पहचान लेंगे कि ये सर की आवाज़ नहीं है। तो अलग अलग वायर के अंदर रोकने की पावर अलग अलग है, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं ऑफ द वायर। क्लियर है क्या? तो रेजिस्टिविटी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। अगर मटेरियल को बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। अगर एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लेके आएंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम के वायर है, एल्यूमिनियम के वायर को हम लोग मोटा कर देंगे तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अगर मोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वही रहेगी, क्योंकि वायर तो वही है ना, एल्यूमिनियम ही तो है ना। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी कब बदलेगी? जब हम वायर को चेंज कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। और रेजिस्टेंस को हम लोग को आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, लेकिन रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से, इसको बोलेंगे रो, ठीक है। और रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओम। और रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है? ओम मीटर, ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर। इसके यूनिट है ओम को ऐसे लिखा है, और इसके यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी के? ओम मीटर, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है, ओके। तो अगर पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या है तो आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, रेजिस्टिविटी इज द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इफ यू चेंज द मटेरियल देन द रेजिस्टिविटी विल बी चेंज। अगर हम लोग मटेरियल को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होंगे। रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। बट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर रेजिस्टिविटी कम हो तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिश्ता है। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी कम हो तो रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर
डिपेंड करती है। ठीक है, तो लेंथ अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे यानी आर वेरीज एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होंगे यानी आर वेरीज 1/L। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आर वेरीज एल ऊपर नीचे ए। ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल टू लिखना है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट लेना है। लेकिन रेजिस्टिविटी यानी रो से अच्छा कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे वहाँ पर हम लोग के लिए, लेकिन के बाद पता चला कि आर लेना है, आर से अच्छा यानी रेजिस्टेंस से अच्छा वी वेरीज आई में से हम या आई में यहाँ पर क्या कांस्टेंट लेते, के लेते, लेकिन के बाद पता के लेने के बाद पता चला कि आर लेना है, क्योंकि आर से अच्छा रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाली, आर से अच्छा कांस्टेंट हमको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी से अच्छा कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लेंगे रेजिस्टिविटी। क्लियर है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए। ये है रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग आर लिए थे, पहले के लिए, लेकिन पता चला कि आर लेना है, आर से अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी से अच्छा कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, रो एल अपन ए। आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, रो एल अपन ए। इस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, 4 चीज़ पर। एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ अगर ज़्यादा होंगे कंडक्टर के तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम, और मटेरियल ऑफ द वायर यानी कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की पावर, समझ लो, अलग अलग वायर के अलग अलग रोकने की पावर है। अगर मेरे अंदर रोकने की पावर ज़्यादा है तो मैं रोकूंगा भी ज़्यादा, मेरे अंदर खाने की क्षमता ज़्यादा तो मैं खाऊंगा भी ज़्यादा। तो रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की पावर, रोकने का क्षमता। ठीक है, अलग अलग वायर में अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी के यूनिट मैंने क्या बताया आप लोगों को, ओम मीटर। क्या बताया, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस के यूनिट ओम। क्लियर है, और 3 चीज़ दो हुई, 4 चीज़ क्या है, यानी चौथी चीज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। आइए समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये वायर है। ठीक है, इस वायर को अगर गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एकदम। ये तो क्या करेंगे, ये तो इतने तेज़ी से भागने की कोशिश करेंगे ना, कहने की बात है। लेकिन क्या है, इसमें एटम है, एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, मान लो कि एक आदमी जो है दौड़ के जा रहे हैं भीड़ भाड़ से, और एक आदमी आहिस्ते से जा रहे हैं, तो ज़्यादा कौन टकराएगा, जो दौड़ के जाता है वो ज़्यादा टकराएगा कि नहीं। भीड़ भाड़ है यानी उस भीड़ भाड़ से एक आदमी दौड़ के जाता है और एक आदमी स्लोली आहिस्ते से जा रहा है, तो टकराएगा कौन ज़्यादा, जो दौड़ के जाता है। तो अगर हम लोग कंडक्टर को गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी एनर्जी और ये दौड़ेगा तो यहाँ पर क्या है, एटम है, तो टकराएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर टेम्परेचर ना देते, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे, तो ये टकराएंगे कम, यानी कम टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम होंगे। यानी टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे तो क्या करेंगे, टकराएंगे। यानी टकराएंगे तो इसका मतलब क्या, टकराने का मतलब ही तो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी अगर टेम्परेचर कंडक्टर के बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 चीज़ पर डिपेंड करती है। लेंथ ज़्यादा होने पर कंडक्टर के रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी और वो दौड़ने लगेंगे, तो वो टकराएंगे ज़्यादा। टकराने का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, टकराएंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, आइए बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। इट इज़ द ओवरऑल ऑपोजिशन टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसके ओवरऑल ऑपोजिशन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या ऑफ द कंडक्टर। ओके,
इट डिपेंड्स ऑन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं कंडक्टर के। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, 3 नंबर, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। कैसे बताता हूँ, देखिए रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए, अभी जाने ना, ठीक है। और तो देखिए हम लोग अगर तिरछा गुना करेंगे रो एल हो जाएगा इज इक्वल टू आर ए, क्लियर है। और अगर रो को रख लेते हैं, रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो आर ए बाई क्या हो जाएंगे? एल। ओके, अच्छा, आर यानी रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओम, तो ओम। ओके, और एरिया के यूनिट क्या होंगे? मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। नीचे लेंथ के यूनिट क्या होंगे? मीटर, तो एम। तो एम और एम के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेंगे? ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? रेजिस्टिविटी के यूनिट होता है ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। मैंने आप लोगों को रेजिस्टिविटी के यूनिट को ड्राइव करके दिखा दिया। ओके, रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? क्या होती है? ओम मीटर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ओके, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो देखिए ये क्या है? ये ग्राफ है, ठीक है। इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो हम लोग एक्स एक्सिस को जो है यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और वाई एक्सिस को यहाँ से लेंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हम लोग रखते हैं करंट को, आई को, और वाई एक्सिस को रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्टेज को। ओके, तो वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है ये निकालना है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो मान लिया करंट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 7 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, ठीक है। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट अगर हो तो 1 एम्पियर करंट, 4 हो तो 2, 6 हो तो 3, 8 हो तो 4, और 10 हो तो 5। ओके, तो मतलब 2 वोल्ट यानी 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 एम्पियर करंट देता है। 4 वोल्ट 2, 6, 3, ठीक है। अपने से ये हम लोग ले लिए, ठीक है। ये मान लिया कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट देता है। वोल्टेज होंगे तभी करंट होंगे, है ना। तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट देता है। 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, ठीक है। और 12 भी ले लेते, चलिए 12, 6, ठीक है। तो 2 वोल्ट 1 एम्पियर करंट दे रहा है, 4 वोल्ट 2 एम्पियर, 6 वोल्ट 3 एम्पियर, 8 वोल्ट 4 एम्पियर, ठीक है। 10 वोल्ट 5 एम्पियर, 12 वोल्ट 6 एम्पियर। तो हमको क्या मिलेंगे? एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, ठीक है। अगर बोले कि वी आई, इसमें से वी आई ग्राफ कौन है? ऐसे अगर आए वी आई ग्राफ कौन है? ये है या ये है? तो आंसर हुआ ये राइट होगा, ठीक है। ये है वी आई ग्राफ, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये है स्लोप, इसको बोलेंगे स्लोप, चढ़ाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लीजिए बना दिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर एंगल है, इसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। इसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ओके। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के ऑपोजिट साइड जो है ये, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये वाला को बोलेंगे क्या? बेस। ये होगा बेस, ये क्या होगा? ये होगा बेस, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? देखिए यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर है ना। तो इसको अगर हमको परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो हम लोग को किससे बात करना है? हमको
वाई एक्सिस से बात करना है, यानी कि परपेंडिकुलर ये है, तो ये नीचे देखिए 2 है और ऊपर देखिए 12 है, यानी यहाँ पर टोटल 12 है। 12 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे, ये तो नहीं है ना, ये तो ये तो लेंथ नहीं होंगे ना, ये तो नहीं है, तो ये माइनस अगर कर देंगे तो 12 में अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में 2 जाएगा तो बचेगा 10, तो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 10, परपेंडिकुलर होगा 10 बाई बेस कौन होगा ये, लेकिन बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5, यानी बेस हो जाएगा 5, तो कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये दो क्या है पता है, ये 2 क्या है, ये 2 है रेजिस्टेंस, ये 2 क्या है, ये 2 है रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग क्या किया, स्लोप निकाले तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये tan थीटा जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर आप लोग पढ़े तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 20 से होगा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट, और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेंगे, टोटल 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, टोटल 6 है। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 2 मिला, तो ये 2 क्या है, ये 2 है रेजिस्टेंस। मैंने बोला ये 2 रेजिस्टेंस कैसे, आइए देखते हैं। देखिए हम लोग जब tan थीटा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा लेके, tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या है देखिए, तो परपेंडिकुलर जब हम लोग मतलब परपेंडिकुलर को देखें तो परपेंडिकुलर को मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर जो हम लोग बैठाए, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हम बैठाए, हम वाई एक्सिस को देखकर, तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, यानी हम लोग परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, यानी कि वोल्टेज को बेस से डिवाइड किया। बेस में क्या है, बेस में तो है करंट, ये बेस है ना, बेस से जब बात की तो हम लोग एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस में क्या है करंट, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड किए, तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने का मतलब क्या, ये तो है रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, अभी तो सीखे V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर हम लोग R को रख देंगे तो I नीचे आ जाएगा, I नीचे आ जाएगा, तो देखिए V बाई आई का मतलब क्या, रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग वोल्टेज को करंट से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, यानी ये R मिला, V बाई आई का मतलब रेजिस्टेंस, यानी ये हमको रेजिस्टेंस मिला 2 ओम। क्या मिला, ये R इज इक्वल टू 2 ओम, ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो आप लोग ये याद रखना है कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ के स्लोप से क्या मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है। क्या मिलती है, रेजिस्टेंस। क्लियर है, क्या याद रहेगा, ओके। तो मैंने आप लोगों को रेजिस्टिविटी बताया, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग है, ओके, मतलब रोकने का क्षमता अलग है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, रोकने का क्षमता अलग है। तो देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को एक चार्ट दिखेगा, ठीक है, जो मटेरियल के रेजिस्टिविटी के लिस्ट है, ओके। तो सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, सबसे कम रेजिस्टिविटी है, ओके। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओके। और कॉपर के भी रेजिस्टिविटी लगभग सिल्वर के जैसी है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है सिल्वर से, ओके। कितनी है, 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी सिल्वर से और कॉपर से ज़्यादा है, कितनी है, 2.63 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ओके। और टंगस्टन के जो रेजिस्टिविटी है वो है 5.20 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओके। आयरन निकल की रेजिस्टिविटी कितनी है, 6.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और आयरन की रेजिस्टिविटी है 10.0 यानी 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओके। तो आप लोग रेजिस्टिविटी की लिस्ट देख सकते हैं। देखिए पेपर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ओके, कितनी है, 10⁻12। तो रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट फॉलो होने नहीं देगा, यानी इसी वजह से पेपर से करंट फॉलो नहीं होता है। पेपर से करंट क्यों नहीं फॉलो होता है, इसी वजह से। और ग्लास से करंट क्यों नहीं फॉलो होता है, क्योंकि ग्लास की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट फॉलो नहीं होगा। तो ग्लास की रेजिस्टिविटी कितनी है, 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर, ठीक है। तो ग्लास की रेजिस्टिविटी 10⁻14 या 10⁻10 ओम मीटर है, इसी वजह से ग्लास की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ग्लास से करंट फॉलो नहीं होता है। तो किसी से करंट फॉलो क्यों नहीं होता है, किसी मटेरियल से, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। मतलब करंट फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए,
रेजिस्टेंस कम होने चाहिए। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लकड़ी से, प्लास्टिक से, रबर से, ग्लास से बिजली क्यों नहीं गुजरती है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट होती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर करंट फ्लो नहीं होगा, बिजली नहीं गुजरेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देगा, फ्लो नहीं होने देगा। समझ गए, समझ गए? ओके, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि ओम्स लॉ रिलेटेड होंगे, और R इज इक्वल टू रो एल अपन ए इस फॉर्मूला के रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का जो अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के रिलेटेड और ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, आइए एक नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज 30 वोल्ट बैटरी एंड आ रजिस्टर ऑफ 90 ओम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट कितना है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो गिवन में लिख सकते हैं, गिवन देखिए वोल्टेज दी गई है यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ओके, और हमको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, कितनी है 90 ओम, तो R इज इक्वल टू 90 ओम। ओके, हमको क्या निकालना है, करंट यानी I निकालना है। तो देखिए VIR किस में होते हैं, ओम्स लॉ में, यानी V इज इक्वल टू IR। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ, वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। क्लियर है, और V कितना 30 वोल्ट, तो 30 इज इक्वल टू I तो निकालना है तो I रह जाएगा, R कितना है 90। ओके, तो और देखिए 30 बाई ये 90 नीचे आ जाएगा तो 90 होगा, इज इक्वल टू I होगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 3 9 यानी, और 1/3 इज इक्वल टू I मिलेगा, यानी 1 को 3 से डिवाइड लगाना है, 3 से 1 को डिवाइड लगाना है। तो पॉइंट लेना है, पॉइंट के लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी डेसिमल लेना है, डेसिमल के लिए 0 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 बचेगा कितना 1, पॉइंट के लिए 0, 3 3 जा 9 बचेगा कितना 1, पॉइंट के लिए 0, 3 3 जा 9। इस तरह से हमको मिलते रहेंगे। ठीक है, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0, इसका मतलब I इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, मतलब क्या होगा 0.333, तो हम लोग लिखेंगे 0.33। ठीक है, तो देयरफॉर द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0.33 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ए लिखने से चल जाएगा। ठीक है, इतना अप्रॉक्सीमेटली ये हमको ये मिलेंगे 0.33। ओके, हम लोगों को तो मिलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू 0.33333, या फिर आप लोग यही तक आंसर रख सकते हैं, यहाँ पर 1/3। ठीक है, 1/3 एम्पियर। ओके, अब आइए हम लोग 2 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ, अभी अब लिखेंगे। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट लीस्ट करंट, मतलब इन चारों सर्किट में किसमें लीस्ट करंट है, सबसे कम करंट है। देखिए हमको क्या क्या दिया है, वोल्ट और रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दी गई है। ओके, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, सबसे कम किसमें है, तो करंट निकालेंगे तो क्या मिलेंगे हम लोग को, हम लोग मिलेंगे V/R इज इक्वल टू I, यानी I निकालना है, ये निकालना है, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, ये निकालना है। ठीक है, यानी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड लगाना है, करंट मिल जाएंगे। आइए इसका पहले निकालते हैं ए नंबर का। अब वोल्टेज कितनी है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम यानी 3, तो यहाँ पर करंट हमको मिल जाएंगे 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6 यानी 2 एम्पियर करंट मिलेंगे। अच्छा, इसका निकालते हैं, वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज है 6 और करंट रेजिस्टेंस भी है 6, तो 6 1 6 यानी इसका करंट कितना आएगा 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर होगा, ये होगा 2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब इसका निकालते हैं, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होंगे, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस भी है 3, तो ये भी कितना मिलेंगे हमको 1 एम्पियर, क्या मिलेंगे 1 एम्पियर। ओके, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस है 6। ओके, तो 3 1 3, 3 2 6। ओके, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी इसमें होंगे 0.5 एम्पियर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लीस्ट करंट किस सर्किट में, इस सर्किट में। ओके, कैसे पता किए हम लोग, V/R करेंगे, V/R का मतलब करंट होता है,
तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1 एम्पियर मिला, यहाँ पर भी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो 2 एम्पियर मिला, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो 1 एम्पियर मिला, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो यहाँ पर मिला 0.5 एम्पियर। तो सबसे कम करंट किस में है, इसमें है। ठीक है, अब आ जाइए 3 नंबर न्यूमेरिकल में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये निकालना है। ठीक है, ऑफ 16 ओम रेजिस्टेंस, वो जो कंडक्टर है वो कितने ओम रेजिस्टेंस के है, 16 ओम। ओके, व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, जब उससे करंट कितना पास हो, 1.5 एम्पियर। ओके, यानी कि हमको क्या दिया गया है, गिवन में हम लोग लिख सकते हैं, गिवन हम लोग क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम, रेजिस्टेंस है 16 ओम। ओके, और हमको करंट दिया गया है, करंट यानी आई कितना, 1.5 एम्पियर। ठीक है, हमको क्या निकालने बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमको V निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ये लिख देना, वी नो डेट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओके, तो और हमको V निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई कितना है, 1.5 इंटू रेजिस्टेंस कितने हैं, R है 16। ओके, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 16 पंचा 80, 80 का 0, 16 पंचा 16, 16 और 8 कितना, 24, यानी 24, और एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल, यानी कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे 24 वोल्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में मैंने लिखा। ठीक है, कितना होगा, 24 वोल्ट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट्स, तो 24 वोल्ट। ओके, आइए 4 नंबर न्यूमेरिकल में आओ। तो देखिए 4 नंबर न्यूमेरिकल में क्या क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। देखिए हम लोग को रेजिस्टेंस दी गई है और हमको पोटेंशियल डिफरेंस, हमको क्या निकालना है, करंट। तो गिवन लिख सकते हैं, गिवन हम लोग क्या 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 दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितने हैं, 220 वोल्ट, और हमको रेजिस्टेंस दी गई है 1200 ओम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्लियर है क्या, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। ओके, और हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल हम लोग को करंट निकालना है, तो V की वैल्यू पुट करता है, V कितना है 220 इक्वल टू आई तो निकालना है, R कितना है, R है 1200। क्लियर है, तो देखिए हम लोग ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो और 22 बाई क्या हो जाएगा, 120 इक्वल टू आई, ये आई रहेगा, ये 120 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 के टेबल से काटें तो 2 एकम 2 11 मिलेगा, 2 6 12 नीचे 0 का 0, 2 6 12 0 का 0, यानी कि 60 मिलेगा। यानी आई इज इक्वल टू क्या मिला, आई इज इक्वल टू हम लोग को मिला 11/60, यानी 11/60। इसको हम लोग चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड करंट क्या हो जाएगा, 11/60 एम्पियर। ओके, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, एम्पियर। ओके, देखिए 5 नंबर में क्या न्यूमेरिकल है, आ वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R is stretched so that its length is doubled and area of cross section is half। बोलता है एक वायर है जिसकी लंबाई क्या है, लेंथ है L। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ है L। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है R। ठीक है, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस है R, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, छोड़िए रेजिस्टेंस को रहने देते हैं, लेंथ को लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इज स्ट्रेच, इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेच सो डैट इट्स लेंथ इज डबल, जिसकी वजह से इसके लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इस लेंथ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको स्ट्रेच किया जाता है जिसकी वजह से इसके लेंथ डबल हो जाता है, लेंथ क्या हो जाता है, डबल। ठीक है, ये हो गया लेंथ डबल। क्लियर है, तो L था क्या हो गया 2L, लेंथ डबल हो गया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और ये एरिया क्या हो गया, हाफ, यानी अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A हो तो ये क्या हो जाएंगे, A/2 हो जाएंगे, हाफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा,
ये निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस में क्या, रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगी ये निकालना है, ओके। और रेजिस्टिविटी क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, मैंने आप लोग क्या बोला कि मटेरियल तो वही है ना, अगर मटेरियल सेम हो तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। अगर मैं आप लोग बोला ना कि अगर मान लिया कि ये एल्यूमिनियम के वायर है, इसको मैं 2 टुकड़ा कर दूँ या मोटा कर दूँ, इसके जो रेजिस्टिविटी है वही रहेंगे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होंगे। अगर मैं एल्यूमिनियम से कॉपर में चला गया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज होंगे, रेजिस्टेंस कितना होंगे वो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, ये रेजिस्टिविटी सेम रहेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होंगे। तो देखिए हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो एल अपन ए, इसके लिए जो रेजिस्टिविटी होंगे इसके लिए भी वही रेजिस्टिविटी होंगे, ठीक है, यानी रो एल, एल तो यहाँ पर लेंथ तो कैपिटल एल है, और रो एल अपन ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर R इज इक्वल टू R, ये R1 मानते हैं, ये R2 मानते हैं, क्लियर है। R2 रो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेंगे, इसके जो रेजिस्टिविटी है इसके भी वही होंगे, क्योंकि मटेरियल तो नहीं चेंज हुआ, वायर तो चेंज नहीं हुआ, वायर जो था वही है ना, उसको सिर्फ क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, लंबा किया गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी रह जाएंगे रो एल, एल कितना हो गया डबल, यानी 2L, यानी इंटू 2L बाई ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है हाफ, आधा, तो ए की जगह यहाँ पर A/2, ओके, आधा हो जाता है। आइए इसको गुना करते हैं, 2L और रो को गुना करेंगे तो 2L रो हो जाएगा, नीचे A/2, ठीक है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2L रो या 2 रो एल भी लिख सकते हैं इसको, 2 रो एल, ओके, 2 रो एल, तो 2 रो एल का 2 रो एल, और ये इंटू में उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो 2 जो कितना हो जाएगा 4 रो एल बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाता है, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 क्या है रो एल अपन ए, और यहाँ पर 4 रो एल अपन ए है, R2 क्या है 4 रो एल अपन ए है, यानी 4 गुना हो जाता है, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है। तो अगर हम लोग वायर को खींच के स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर देंगे, वायर के लेंथ को, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा कर देंगे, तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाते हैं, 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग, मैंने आप लोग अभी बताया कि रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगी, जब वायर की लेंथ ज़्यादा होगी। देखिए लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा, और लेंथ कम रहने से रेजिस्टेंस कम, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया होने से रेजिस्टेंस कम, मैंने बताया, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम बताया मैंने, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस कम, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने आप लोग बताया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। और लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम, तो लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है पहले वाले रेजिस्टेंस का। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फाइनली resistance has become 4 times that of the previous value of resistance आप लोगों को मतलब ऐसे लिखना है RESISTANCE। फाइनली रेजिस्टेंस हैज बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है, डेट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रीवियस वैल्यू रेजिस्टेंस के प्रीवियस जो वैल्यू उससे 4 गुना हो जाता है, उसके कितना गुना हो जाता है 4 गुना, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो जाता है 4 गुना और रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, पहले जो रेजिस्टिविटी होंगे अभी भी वही होंगे, ठीक है, बढ़ाने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद वायर को, क्योंकि वायर चेंज नहीं किया है, वायर वही है, अगर वायर को चेंज करते तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती। देखिए ये क्वेश्चन कैसा, ध्यान से देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन, मतलब मेटालिक वायर के रेजिस्टेंस कब 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए लेंथ इज डबल, जब लेंथ डबल हो जाएगा, नहीं लेंथ डबल होने से 8 गुना नहीं होगा,
4 गुना हो जाएगा। अभी हम लोग देखें, ठीक है। लेंथ इज ट्रिपल, ये भी नहीं हुआ, लेंथ इज डबल एंड रेडियस इज हाफ, ये होगा। अब कैसे, देखिए लेंथ जब आधा होगा और रेडियस, लेंथ जब डबल होगा और रेडियस जब आधा हो जाएगा तो वायर का रेजिस्टेंस 8 गुना हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस R1 क्या हो जाएगा, देखिए रो L अपन A, ये R1, ठीक है। R2 निकाल, देखिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सॉरी लेंथ क्या हो जाएंगे डबल, तो रो का रो रहेंगे, लेंथ क्या हो जाएंगे डबल, यानी 2L रो इंटू 2L, लेंथ हो गया डबल यानी 2L हो जाएगा अपन ए और ए का मतलब क्या, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या देखें, रेडियस क्या होता है, रेडियस हो जाता है हाफ, लेंथ को डबल कर दिए, रेडियस क्या हो जाता है हाफ, रेडियस यहाँ पर बैठाएंगे, ए की जगह हम लोग लिखे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसका है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर है तो रेडियस क्या होता है हाफ, तो यानी r/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r/2, हाफ का मतलब r/2, अब ये स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ओके। तो इक्वल टू रो यानी 2 रो L बाई पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो नीचे 4 लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू 2 रो L इंटू 4 ऊपर हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूगुना 8 रो L और नीचे क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, एरिया का, किसका, इस सर्कल का एरिया को हम लोग ए भी लिखते हैं, इस ए से रिप्रेजेंट करते हैं यानी ए लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए की जगह हम लोग क्या लिखे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए, तो R2 हमको क्या मिल गया, R2 हमको मिल गया 8 रो L बाई ए, और यहाँ पर रो L बाई ए है, इसका क्या है 8 गुना है, तो 8 गुना कब मिला, जब लेंथ डबल हो गया और रेडियस आधा हो गया, ठीक है वायर का। तो जब लेंथ डबल हो जाएगा और रेडियस आधा हो जाएगा तब क्या होगा, तब वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद भी रख सकते हैं कि जब लेंथ डबल होगा वायर का जो लेंथ है वो डबल होगा और रेडियस आधा होगा तो रेजिस्टेंस 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ओके। क्या है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, एक वायर है जिसका रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर, ओके, इस 10 ओम, उस वायर की रेजिस्टेंस है 10 ओम, क्लियर है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 30 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी है 30 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ओके। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालना है। देखिए हम लोग को क्या क्या दिया गया है, हम लोग को सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हम लोग को क्या क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है, देखिए रेडियस ऑफ द वायर, ओके, रेडियस ऑफ द वायर, तो रेडियस दिया गया है कितना 0.01 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस, यहाँ पर रेडियस लिखते हैं, आर मतलब रेजिस्टेंस समझ लेंगे फिर, रेडियस, ठीक है, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, ओके। और हमको रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, ओके। और रेजिस्टिविटी दी गई है, रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं ना, 30 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, ओके। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ द वायर यानी एल निकालना है, क्या निकालना है एल, तो हम लोग एल को निकालेंगे, ठीक है, डोंट वरी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मीटर है, देखिए सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए मीटर। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो हमको 100 से डिवाइड करना है, यानी 0 इक्वल टू 0.01 को कितना से डिवाइड करना है 100 से, और 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो को हटाएंगे तो यानी 0. ये 2 के पहले तो ऑलरेडी यानी कि राइट हैंड साइड से 2 के बाद तो डेसिमल है, अब कितने के बाद होगा, अब हो जाएगा 4 के बाद, ओके, यानी हो जाएगा ये होगा 0.00001 मीटर, ओके, यानी कि रेडियस हो जाएगा 0.00001 मीटर बना दिए, ओके। हम लोग को लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू, वी नो डेट R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपन A, ओके। और R कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू रो
रेजिस्टिविटी कितनी है 30 इंटू 10 की पावर -8 ओके इंटू एल। एल तो हमको निकालना है तो ये एल रह जाएगा। नीचे ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर कितना है देखो 0.001 ठीक है, 0.0001 यानी 0.0001 स्क्वायर का मतलब डबल, यानी फिर से 0.0001। क्लियर है क्या? ओके। और 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल बाई पाई ओके इंटू, देखिए अगर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, जीरो लगेगा। सॉरी ऊपर, हाँ ऊपर हम लोग को जीरो लेना होगा और साथ में एक लेना होगा। तो 1 2 3 4, नीचे 4 के बाद क्या है डेसिमल है, तो ऊपर कितना लेना होगा 4 जीरो, यानी कि इंटू 1 4 टाइम जीरो, 4 जीरो लिए। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर फिर से क्या, ऊपर फिर से 4 जीरो, यानी पूरे चारों जीरो, यानी 4 4 8 जीरो एक जगह ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो ले लिए ठीक है। देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। इसका मतलब इसके लिए ऊपर 4 जीरो, इसके लिए भी ऊपर 4 जीरो, और साथ में एक लेना है, यानी कि टोटल 8 जीरो हमको लेना है ठीक है। ये हो जाएगा ठीक है, डेसिमल को हटाएंगे तो यानी कि पाई इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 0.000001 लिख के कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ये जीरो सब लिख के कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है ठीक है। तो हम लोग पाई इंटू 1 लिख सकते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 8 जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं और 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर -8 है तो -8 इंटू 8 जीरो है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर 8 लिख सकते हैं ना ओके। अब नीचे क्या है देखिए पाई इंटू 1 तो आई के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो पाई हुआ ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, और 10 का 10 इक्वल टू, देखिए 30 का 30 इंटू, देखिए बेस सेम है, 10 यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर भी है, तो बेस जब सेम हो तो पावर को क्या करना हो, प्लस करना हो। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्लास 9 याद करो, मैथमेटिक्स ओके। पावर को क्या करना है, प्लस करना है, बेस सेम होने से, तो पावर को प्लस करेंगे यानी -8 प्लस -8 का -8 इसको प्लस करना है तो +8, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ठीक है। नीचे पाई का पाई पहले लिख लेते हैं, तो और 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पावर -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा तो 0 मिलेगा, नीचे पाई का पाई ओके। और 10 का 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पावर 0 का मतलब 1, किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब 1, k पावर 0 मतलब 1, x पावर 0 मतलब 1, तो 10 पावर 0 का मतलब 1, नीचे पाई का पाई ओके। और अब देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ तो हम लोग लिखना भूल गए, देखिए यहाँ पर क्या है l है इंटू में, यहाँ पर क्या है l है, तो यहाँ पर हम लोग l लिखना छोड़ दिया है, l रहेगा, यहाँ पर भी इंटू में क्या रहेगा l रहेगा, यहाँ पर भी l रहेगा, यहाँ पर भी l रहेगा, हम लोग को l निकालना है ठीक है। देखिए इंटू में l है ऊपर, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा ठीक है। तो ये 1 है ठीक है। अब ध्यान से देखिए 10 का 10 ओके इक्वल टू 31 या 30 होगा, और एल के साथ गुना करेंगे तो 30l, नीचे पाई की वैल्यू 22/7 ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं और 10 इज इक्वल टू 30l इंटू में उल्टा हो जाएगा, यानी 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ओके। 30l इंटू 7/22, और 10 का 10 इज इक्वल टू 30l के साथ 7 को गुना करें तो 7 0 0 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 21, नीचे 22 का 22 ओके। अब यहाँ पर साथ में l होगा 7 0 0 7 3 21, और l के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 210l ओके। और अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 210l इज इक्वल टू 220, 22 के साथ 10 को गुना करेंगे तो 0 लगे यानी 220, तो हम लोग लिख सकते हैं और l इज इक्वल टू 220 बाई 210 ओके। तो देयरफॉर l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा 22/21। इसको आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं ठीक है, डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इतना मिल जाएगा l ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर कितना हुआ 22/21 मीटर। क्या हुआ, मीटर, लेंथ के यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर होगा वो ओके 22/21।